So let's we move to the next topic of the very important chapter, the first chapter of volume 2 part A, that is an issue of share. अब इसमें हम लोग को डिस्कस करना है, you know very well, there are various flotation method of issue of share. जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो यू नो वेरी वेल, तो उस सिचुएशन में कंपनी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन कि वो किस तरह से अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं, पर्पस भी, प्राइस के बेसिस पे भी, और साथ ही साथ अमाउंट कॉल्ड अप के बेसिस पे. So if we are talking about the various flotation methods which are given in the page number 7.13, so the first flotation method is a private placement. जो आपने बिजनेस स्टडीज में भी देखा होगा, प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशन मेथड्स होते थे, तो उसी तरह से. तो पहला होता है सबसे फेमस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. एग्जाम में आ सकता है. कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा, कोई सेंटेंस दे देगा और आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा बताइए ये किससे रिलेटेड है. तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी शेयर जो होता है पब्लिक ही इशू नहीं करती, पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, वो किसको शेयर इशू करती है, प्राइवेट्स. स्पेशली ये किस तरह की कंपनी इशू करती है, प्राइवेट कंपनी. तो जब कोई कंपनी फाइनेंस अरेंज करने के लिए पब्लिक में शेयर इशू ना करके प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को शेयर इशू करते हैं, जैसे बात करें इन दिस केस shares are issued to promoters. Their friends, रिलेटिव्स को शेयर इशू कर दिया, या किसी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, लाइक आपने कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा, LIC, GIC, ठीक है, LIC को इशू कर दिया, GIC को इशू कर दिया, UTI को इशू कर दिया, ICICI को इशू कर दिया. ये कई तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अगर कंपनी ने इनको अगर शेयर इशू कर दिया तो इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. यानी इस तरह के शेयर्स जनरल पब्लिक में नहीं किए जाते हैं. और ये पूरा अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के बारे में, तो यू कैन गॉट द आइडियाज अबाउट इट. एज वेल एज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज, मैंने लिखवाया भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि इन दिस सिचुएशन कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती. मतलब इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, कंपनी डू नॉट रिक्वायर्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. यानी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती. कंपनी नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस. कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू करने की जरूरत होती है. क्या जरूरत होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. मतलब इस सिचुएशन में कंपनी को प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत होती है कि स्टेटमेंट इशू करने की जरूरत होती है, जिसे वो कंपनी रजिस्ट्रार से अप्रूव कराएगा. और उस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. देख लो कितनी सारी चीजें आपकी बुक में गिवन हैं. और हाँ, ये भी दिया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट करने से 3 दिन पहले आपको अपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. और अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई रिलेटिव या कोई प्रमोटर या कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, व्हाटएवर, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मतलब मेरी कंपनी, मैंने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर इशू किया, पब्लिक इशू नहीं किया, प्राइवेट प्लेसमेंट किया, और मैंने उसके बारे में स्पेसिफिकली कंपनी में मेंशन किया कि मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट किया. तो अगर किसी भी कंपनी के किसी भी
प्रमोटर के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू अगर कोई भी क्या करता है, शेयर सब्सक्राइब करता है, शेयर्स क्या करता है, सब्सक्राइब करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सो फैक्ट इज डैट आपने एक वर्ड सुना होगा लॉक इन पीरियड, मैं सोचा आपको समझा दूं इन चीज़ों को और आपको पता होगा व्हाट इज लॉक इन पीरियड। जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के थ्रू कोई शेयर्स लेंगे तो कंपनी बाउंडेशन लगा देती है कि आप इतने दिन के अंदर तक शेयर बेच नहीं सकते। कितने दिन के अंदर नहीं बेच सकते हैं? द लॉक इन पीरियड क्या होता है इस सिचुएशन में होता है 3 years। याद रखिएगा, यानी अगर किसी प्रमोटर्स ने या उनके फ्रेंड्स ने या रिलेटिव ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कोई शेयर सब्सक्राइब किया तो मिनिमम 3 साल तक उन्हें, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 3 साल तक उन्हें वो शेयर होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसी के साथ दूसरा हम लोग बात करें, बहुत ही फेमस है, इस पे एग्जाम्पल में उन्होंने क्वेश्चन भी आया हुआ था, वो है स्वेट इक्विटी शेयर। इसके बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया था उसमें। व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर? जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है, क्या देना चाहती है? रिवॉर्ड देना चाहती है, तो वो क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को वो ऑफर करती है शेयर एट डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ शेयर इशू किया जा सकता है एट डिस्काउंट। अब आपको अगर सर कंपनी तो कभी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, यस, कंपनी कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर इज अ टाइप ऑफ द इक्विटी शेयर विच आर इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53। याद रखिएगा, सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में गिवन है और ये सैंपल में क्वेश्चन आया हुआ है। और स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू करती है कंपनी? ये कंपनी शेयर इशू करती है, बुक में ऑलरेडी गिवन है, यू कैन सी दैट दिस शेयर इज इशूड टू द एम्प्लॉयज और डायरेक्टर। किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स को। और क्यों इशू किया जाता है? फॉर IPR, 11th में पढ़ा होगा, IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए क्या करती है कंपनी? इस तरह के शेयर्स को इशू करती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक गुडविल, नो हाउ, कॉपीराइट, पेटेंट। सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, मेरी एक बुक चलती है, मेरी एक बुक है, ठीक है। अब उस बुक को कंपनी यूज करना चाहती है तो कंपनी हमें कैश में पेमेंट कर सकती है, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने कहा कैश में मुझे पेमेंट नहीं करो, ऐसा करो कि आप मुझे इस कंपनी का शेयर दे दो। कंपनी को मैंने ऑफर दिया तो कंपनी इस बारे में सोचेगी, आफ्टर 2 years या 3 years बाद कंपनी ने मुझे रिवॉर्ड देना चाहा, ये कहा कि इसके पास एक अच्छी सी बुक लिखी हुई है इसने, उस बुक को हम अपनी कंपनी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उस बुक को हम यूज़ करेंगे या सेल करेंगे एंड वॉट एवर, तो उसके बदले वो मुझे शेयर दे देंगे, पैसा नहीं दे रही, शेयर दे देंगे। अब वो शेयर किस पे दे रही है? डिस्काउंट। और इसका भी लॉक इन पीरियड होता है, कितने साल होता है? 3 साल होता है इसका भी। इसका भी लॉक इन पीरियड कितना होता है? 3 years। तो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर? जब हम प्रमोटर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शेयर इशू करते हैं, कंपनी को यहाँ प्रॉस्पेक्टस नहीं करना चाहिए, नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी जगह वो एक स्टेटमेंट इशू करती है जिसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सेकंड शेयर क्या होता है? वो शेयर जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को इशू करती है फॉर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ। और ये एकमात्र ऐसा शेयर है, याद रखिएगा, इट इज़ ओनली वन शेयर विच आर इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंट। कंपनी इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है और कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका लॉक इन पीरियड क्या होता है? 3 साल होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब मैं फिर बता दूं, अगर आज आपने कोई शेयर्स लिया तो आप 3 साल तक उस शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज पे बेच नहीं सकते, ये प्रोहिबिटेड होता है। क्लियर? तो बुक पढ़ लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए।
So after discussing the two important flotation method for the issue of the share, the first one is a private placement of share and sweat equity share. Let's we discuss the another option by which company issued its share. The next option is employee stock option plan. Employee stock option plan, short name is ESOP. Okay, you know very well. बहुत सारे थ्योरेटिकल कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का. द नेम इज इशू ऑफ शेयर एंड हम लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल गाइडेंस की बात कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट एंड सेबी में कौन कौन से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स रखे गए हैं फॉर द इशू ऑफ द शेयर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये प्लान. ये देखो प्लान है, ऑप्शन प्लान है, यानी एक तरह से ये मैंडेटरी प्लान नहीं है. तो व्हेन यू सी द पेज नंबर ऑफ अकाउंटेंसी बुक दैट इज इन 7.14, so you can see that it is a voluntary scheme, it is not a compulsory scheme. ये कैसी स्कीम है? वॉलेंट्री स्कीम. किस चीज की स्कीम है? वॉलेंट्री मतलब कंपल्सरी नहीं है. ये शेयर होल्डर चाहें, शेयर होल्डर मतलब जिनको ये ऑप्शन दिया गया है वो चाहें तो इस प्लान को अडॉप्ट कर सकते हैं या चाहें तो नहीं कर सकते हैं. ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट है ये प्लान कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन. इसके लिए क्या करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग में. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसे कहते हैं जिसे हम AGM में पास करते हैं. यहां पर राइट दिया जाता है, कह सकते हो ऑप्शंस दिया जाता है. ऑप्शन गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर. इसमें क्या होता है? ऑप्शन गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉय को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉय को, यानी ऑप्शन किसको दिया जाता है? होल टाइम डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को. किस चीज के लिए? राइट टू परचेज द शेयर ऑफ कंपनी, शेयर्स ऑफ कंपनी, ताकि वो कंपनी के क्या खरीद सकते हैं? शेयर खरीद सकते हैं. यानी कि ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में हम क्या करते हैं? ऑप्शन देते हैं अपने होल टाइम डायरेक्टर्स को, अपने ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को कि उनको एक राइट मिला है कि वो कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं एट अ फ्यूचर, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, एट अ फ्यूचर डेट, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बुक से ही मैं लिख रहा हूं. यहां पे ऐसा नहीं कि कुछ मैं नया इनोवेट कर रहा हूं. सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? एक वॉलंटरी स्कीम है. इट इज नॉट अ कंपल्सरी स्कीम विच आर इम्प्लीमेंट बाई पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन AGM में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये ऑप्शन जाता है होल टाइम डायरेक्टर्स को, कंपनी के ऑफिसर्स को. उनको राइट दिया जाता है कि कंपनी के वो शेयर को खरीद सकते हैं एट अ फ्यूचर डेट, मतलब भविष्य में कभी भी, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब प्राइस पहले से डिसाइड होता है. ऐसा नहीं कि प्राइस बाद में डिसाइड होगा, प्राइस पहले से हम डिसाइड कर लेंगे. और जनरली ये जो प्राइस होती है वो क्या होती है? लोअर देन मार्केट प्राइस होती है. मतलब जो प्राइस डिसाइड की जाती है वो मार्केट प्राइस से कम की होती है. ओके. और लेकिन इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है, मतलब अगर आप इस मेथड से कोई शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड कितने साल का होता है? 1 साल का होता है. मतलब अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय ने, किसी भी होल टाइम डायरेक्टर या पार्ट टाइम डायरेक्टर ने ESOP के थ्रू कोई शेयर सब्सक्राइब किया है
तो 1 साल तक उन्हें वो शेयर होल्ड करना पड़ेगा, वो 1 साल बाद ही उस शेयर्स को बेच सकते हैं। सो दिस इज अ सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ESOP। ये सारी लाइन आपको याद होनी चाहिए। और इससे होता क्या है, बेसिकली हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं कि, और ये सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया था, किसी जनरली एम्प्लॉयज़ को दिया था, तो इससे उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि अगर मैं भी अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी कंपनी क्या करेगी, इस तरह के प्लान ऑफर करेगी। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ फ्लोटेशंस मेथड्स हैं जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करा सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करा सकती है, और साथ ही साथ वो ESOP के थ्रू अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। इसके अलावा आपने उन्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं BST में भी, जैसे राइट इशू की बात करें, अगर राइट इशू की बात की है हम लोग, IPO की बात की है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और आपने पढ़ा होगा EIPOs के बारे में भी, ठीक है। सो ये भी कई टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, अपना शेयर इशू कर सकती है टू द पब्लिक और टू द स्पेसिफाइड पर्सन। गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज public subscription of share. So what is the next topic? Public subscription of shares. You know very well what are these steps are covered under the public subscription of share. And if you are talking about the information given in the page number 7.15, so you can see that there are basically 4 stages of the public subscription of share. 4 stages आपके अंदर दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 stages हैं? तो अगर हम लोग stages की बात करें तो you can see that the first stage is to issue prospectus। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम prospectus इशू करते हैं, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस को लेकर क्या इंफॉर्मेशन बताई गई कंपनीज एक्ट में कि हर तरह की कंपनी को बिफोर द इशू ऑफ द शेयर प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है, एक्सेप्ट व्हेन एनी कंपनी अरेंज द फाइनेंस थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट की हेल्प से कोई मनी अरेंज कर रही है तो वहां उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। वहां उसे क्या इशू करने की जरूरत है, अभी जस्ट मैंने बताया था, दैट इज एन स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है। तो यही सारे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कंपनी क्या करता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन, इंटरनल फ्यूचर गोल्स, विजन, नेम, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, वॉट एवर एंड वॉट एवर, एथोराइज शेयर कैपिटल इशूड, ये सब कुछ क्या करती है, इन डिटेल अपने पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को बताती है। मतलब जो उनके शेयर होल्डर बन सकते हैं उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है। उसके बाद दूसरा काम क्या आता है, पहला स्टेज तो हो गया, दूसरा काम क्या होता है, रिसीव एप्लीकेशन। ये यहीं से थोड़ा सा रूल स्टार्ट होता है इस स्टेज में। जब भी हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो उसमें रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे बुक में तो आपको समरी में क्या मिलेगा, एक लाइन लिखा हुआ है, ईच एप्लीकेशन मस्ट accompany the application money which is mentioned in the prospectus, but it should not be less than 25% of the issue price of each share। ये बहुत ही क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन मनी मिलेगा वो प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कितना एप्लीकेशन मनी है, और एप्लीकेशन मनी जो है वो लिखा है, रूल में लिखा है, एप्लीकेशन मनी should not, application money should not be less than, should not be less than, कितने से कम होनी चाहिए, should not be less than 25%
25% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर, हर शेयर के इशू प्राइस से के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 1 है रिगार्डिंग रिसीव एप्लीकेशन। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि जो भी एप्लीकेशन बनी आती है उसे हम लोग कहाँ सबमिट करते हैं? शेड्यूल बैंक में। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 12th एग्जामिनेशन के लिए नहीं, जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ बहुत हेल्प करेंगे ये नोट्स। तो एप्लीकेशन में पहला रूल ये था कि एप्लीकेशन मनी इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा रूल था कि जो भी एप्लीकेशन मनी आएगी उसे हम लोग कहाँ सबमिट करेंगे? शेड्यूल बैंक के बैंक अकाउंट में। वो बैंक अकाउंट किसके नाम का होना चाहिए? कंपनी के नाम से होना चाहिए। देखिए लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। इट इज ऑल द इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन योर बुक। ठीक है, नेक्स्ट इज टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तीसरा स्टेज है टू मेक अलॉटमेंट। इससे सबसे ज्यादा रूल है टू मेक अलॉटमेंट, यानी किसी भी कंपनी को अलॉटमेंट करने से पहले, स्पेशली पब्लिक कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी अलॉटमेंट तभी कर सकती है जब उसने क्या रिसीव किया हो? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव किया। व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन? ये लिखा है इसमें, ध्यान से समझ लीजिए। According to Companies Act 2013, Section 39, Subsection 1 provides that a company cannot allot any securities of the company to public unless the amount is stated in the prospectus as the minimum amount. So ये कहा गया है अलॉटमेंट के पहले आपको क्या अचीव करना पड़ेगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या अचीव करना पड़ेगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैं आपको बताऊं, दोनों के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है। सेबी के लिए अलग और कंपनी एक्ट के लिए अलग। सेबी कहता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। जितना शेयर आपने इशू किया है उसका 90% इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। According to the SEBI, the minimum subscription is a 90% of the issued share capital. जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का शेयर इशू किया तो 90% यानी 90,000 रुपए आपका क्या कहलाएगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन कंपनी एक्ट कहता है कि नहीं, कंपनी एक्ट का कहना है कि जितना अमाउंट आपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया पहले से डिसाइड करके कि हाँ हमने शेयर इशू किया है और इतना ही हमें अमाउंट मिल जाए तो हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, तो वो कहला जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? दैट इज a minimum amount stated in prospectus. Stated in prospectus. तो ये दो अलग अलग रूल बनाए गए हैं, यानी कोई कंपनी अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकती जब तक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना कर ले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? सेबी कहता है 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी एक्ट कहता है कि जितना आपने प्रोस्पेक्टस में एक मिनिमम अमाउंट स्टेटेड कर दिया हो। और हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्यों लाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जिसे कंपनी को बियर करना पड़ता है। वो एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पेज नंबर 7.16 में इट इज क्लियरली गिवन फॉर द पेमेंट ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज्ड, for the payment of preliminary expenses including underwriting commission, brokerage, for repayment of any money borrowed by the company, for working capital, for any other expenditure. अगर कंपनी ने आज 1 लाख रुपए 1 लाख का शेयर इशू किया तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्यों उम्मीद रखती है? वो इसलिए उम्मीद रखती है कि इतना पैसा मिल जाएगा तो हम इस साल बिजनेस चला लेंगे। अगर इतना पैसा भी नहीं मिला तो हम उस साल बिजनेस नहीं, जैसे आपने 1 लाख रुपए का शेयर इशू किया,
1 लाख मिल गया, वेल एंड गुड। 90,000 मिल गया, वेल 90,000 से कम मिला तो कंपनी एक्ट कहता है कि 90,000 से कम मिला तो आप आगे शेयर अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी एक्ट कहता है डोंट वरी, अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं किया है कोई बात नहीं, आपने एक मिनिमम अमाउंट अगर स्टेटेड कर दिया है प्रॉस्पेक्टस में कि आपको इतना चाहिए, 1 लाख का 50,000 चाहिए, 1 लाख का 60,000 चाहिए, इतना मिनिमम चाहिए तो आप अलॉट कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा जो होना चाहिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर, बिजनेस को चलाने के लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है वो कम से कम फुलफिल हो जाए। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्लीज नोट डाउन।